दोस्तों आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण दास हूं और आज बात करेंगे हरियाणा के सबसे अहम मुद्दों को लेकर। देखिए, प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन यानी मुख्य दिक्कतें क्या हैं हरियाणा की। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं आपके गांवों की, आपके कस्बों की, आपके शहरों की, हरियाणा की पूरी की। किसी को सड़कों से दिक्कत है, किसी को पानी व्यवस्था से दिक्कत है, किसी को खेती किसानी से दिक्कत है, किसी को ट्रांसपोर्ट से दिक्कत है, किसी को एजुकेशन से दिक्कत है। लेकिन इन सभी दिक्कतों के बावजूद भी जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन ऑफ हरियाणा है वो क्या है, आज उस पर बात करेंगे। हरियाणा की सबसे बड़ी मुख्य समस्याएं क्या हैं जिसे हरियाणा की जो सोसाइटी है, जिसे सिविल सोसाइटी यानी सामाजिक जो सभ्यता है, शायद उसे आगे आकर है वो सुलझाना होगा। अब कई दिनों से साहिल हत्याकांड को लेकर भी जज्जर में चल रहा था और उस दरमियान है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 90 डिग्री ने है अटेंड की, इस पूरे मुद्दे को देखा। इसके अलावा भी अन्य कई जगह पर हैं वो गोलीबारी है वो हुई। आज भी एक जगह पर बदमाश को 2 गोलियां हैं पैर में मारी गई और फिर मौके का मुआयना के लिए आए पूरे हरियाणा, और ये आए दिन की बात है वो हो चली है। तो इसमें बहुत चौंकाने वाली बात सामने ये आ रही है, जज्जर में कुल 24 यानी 24 ऐसे लोग हैं जिनके पास गैंगस्टर थ्रेट है। कुछ लोगों के पास जो सरकारी गनमैन है वो प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन हर आदमी इतना सक्षम नहीं होता। कुछ लोगों के लाइसेंस है वो बनाए गए हैं, कुछ अपना एहतियात के तौर पर जो लाइसेंस रिवाल्वर होता है उसके साथ अपना वो कर रहे हैं। ये आंकड़ों में जब बात आती है बहुत चौंकाने वाली होती है। अगर अकेले जज्जर में अगर ऐसा है तो पूरे हरियाणा में आप सोच सकते हैं कि कितनी जगह पर ऐसा होगा। और अगर आप यकीन ना माने तो आप देख पाएंगे कि गनमैन के साथ हैं लोग डर के साए में जी रहे हैं और हमेशा दुबक के रहते हैं, और हमारी और आपकी तरह खुलकर सांस भी नहीं है वो लोग ले पा रहे हैं। तो एक प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन हरियाणा का ये है जो क्राइम है, और एक गैंगस्टर क्राइम है, और दूसरा क्राइम है कि सभ्यताएं अपनी भावनाएं हैं वो खोती जा रही हैं। कभी बाप अपने बेटे को गोली मार रहा है और आप आए दिन सुनते होंगे, कभी महिलाएं हैं वो अपने जो हस्बैंड हैं उनको मार रही हैं। रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, भरोसे और विश्वास का कत्ल है वो आए दिन हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हरियाणा की जिसे हम शामिल करेंगे इस चीज़ में नंबर 2 पर, वो है बेरोजगारी। पिछले कई सालों से लगातार है बेरोजगारी को लेकर बात हो रही है, और शायद अब तो आंकड़ों में भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा का हर व्यक्ति में और आप जानते हैं ये बात सच्चाई है। कभी आंकड़ों में 12%, 17%, 19%, 26% है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं पर है ये हरियाणा में है। ये आप लोग मानेंगे, ये जो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, वो भी इस बात को मानते हैं, जो भी अधिकारी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि है हरियाणा में बेरोजगारी है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और बेरोजगारी अपने साथ में केवल एक समस्या नहीं लेकर आ रही है, बहुत सारी समस्याएं लेकर आ रही हैं। बेरोजगार होना इसी क्राइम की कड़ी से भी जुड़ता है। बेरोजगार होना बहुत सारी चीज़ें हैं अपने साथ में वो लेकर आता है। और तीसरी, जिससे शायद हर कोई अब खुलकर बात है वो नहीं करना चाहता, लेकिन इस मुद्दे पर अब खुलकर हरियाणा में है वो बात होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जातीय दुर्भावना जो पनप रही है आज के दिन। और मतलब आप कहें ना कहें, जाट गैर जाट में बढ़ता हुआ ये प्रदेश क्या वो पुराने वाला हरियाणा है? और इस पर बात करेंगे कि अब हमें और आपको खास तौर से कमेंट के माध्यम से ये बताना है कि ये जो तीनों जो चीज़ हैं इसमें से सबसे बड़ी चीज़ है किसे मानते हैं, और इन्हें कैसे दूर है वो किया जा सकता है। देखिए, क्राइम को लेकर मुंबई में एटीएस बनाया गया था। दया नायक बहुत ज़बरदस्त नाम हुए थे, एनकाउंटर हैं किए गए। हालांकि उसको लेकर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आता है। हरियाणा में एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, लेकिन उस तरीके से रिजल्ट है वो नहीं आ पा रहे हैं। बहुत प्रयास कर रही है पुलिस अपने स्तर पर, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। अब ये डिमांड भी रखी जा रही है और गवर्नमेंट इसको सोच रही है। ये जो पूरा नेक्सस हो रहा है अब ये पूरे नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, इसको लेकर गवर्नमेंट सोच रही है कि क्यों ना एक नॉर्थ इंडिया का अलग से एक टास्क फोर्स है वो बनाई जाए, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और 1-2 और सीमांत के जो प्रदेश हैं वहाँ के जो ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर हैं उन्हें उसमें शामिल किया जाए, और ये ज्वाइंट तरीके से है पूरा एक फोर्स है वो काम करे। इसको लेकर प्लान चल रहा है। देखिए,
ऐसा नहीं होता कि क्राइम को आप पूरी तरीके से रोक देंगे, ये चलता रहेगा, पुलिस उन्हें है वो पकड़ लेती है, ये चलता रहता है। और दूसरे नंबर की बात बेरोजगारी है। बेरोजगारी बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी खेती किसानी का प्रदेश है, आदमी सोच लेता है कि चलिए सरकारी रोजगार उसको नहीं मिल रहा है तो कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली जाए। प्राइवेटलाइजेशन है बहुत हो रहा है, हरियाणा में इंडस्ट्री बहुत आ रही हैं, तो वहाँ पर क्यों ना नौकरी कर ली जाए। हालांकि ठेस लगता है कि कोई अगर पीएचडी का बच्चा अगर 18,000, 20,000, 25,000 रुपये की नौकरी अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में कर रहा है तो उसको यकीनन दुख होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सपना और कुछ लिया था और आखिर में जब वो वहाँ पर जाकर जॉब करता है तो हर दिन शायद वो कोसता होगा इस सिस्टम को। कोई दिक्कत नहीं है। एक पीएचडी का व्यक्ति जब क्लर्क की नौकरी कर रहा है, ग्रुप डी की नौकरी कर रहा है, तो उसकी आत्मा से जाहिर तौर पर है कुछ ना कुछ उसके अंतरात्मा से बोलेगी ये गलत हो रहा है, ये सिस्टम को वो कसूरवार ठहराएगा। और खेती किसानी का प्रदेश है, या वो खेती करके खाएगा, वो मजदूरी करके खाएगा, जैसे तैसे अपना पेट भर लेगा। लेकिन जो तीसरे नंबर की चीज़ कास्टिज्म, कास्टिज्म बहुत बड़ी दिक्कत आज के दिन हरियाणा प्रदेश में है। और इस कदर ये फैलता जा रहा है कि इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। केवल हरियाणा के लोग हैं वो इसे ख़त्म कर सकते हैं, और ये इस कदर इसने पूरे हरियाणा को खोखला है आज के दिन है वो कर रखा है। कास्टिज्म कितना होना चाहिए, इसे पॉलिटिकल राजनेता लोगों को है इसके लिए कसूरवार है वो हरियाणा में माना जा रहा है। लेकिन अगर वो चीज़ें किसी चुनाव खत्म होने के बाद या चाहे कोई भी करे, अगर उस सत्ता को हथियाने के बाद भी अगर आम जनता के अंदर अगर वो चीज़ चलती रहती हैं, तो फिर आप किसे कसूरवार है वो मानेंगे। उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव इस सिविल सोसाइटी के ऊपर है वो पड़ना लाजमी है। और ये हरियाणा में आज के दिन ये सारी चीज़ें हैं वो चली हुई है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले एक जेई तंवर साहब, उन्होंने इसी तरीके से है कुछ जाट समाज को लेकर टिप्पणी की थी और बहुत बवाल है उस पर हुआ। उन्होंने समय रहते माफ़ी मांग ली, लोगों ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आज से 10 या 15 साल पहले इस तरह की चीज़ें कभी होती थी तो लोग उसको बिल्कुल आराम से इग्नोर समझकर है उसको माफ़ कर देते थे, कोई नहीं, इसका दिमाग ख़राब हो रखा है, या इस तरीके से हो जाता था। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में मोबाइल फ़ोन भी एक वेपन की तरह इन सब चीज़ों को है बहुत बढ़ावा दे रहा है। एक छोटी सी बात किसी की कही हुई और वो किस तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश में मतलब रार का कारण है वो बन सकता है। और इसके लिए सजग होना होगा, इसके लिए सब लोगों को अपने उसी कल्चर पे वापस लौट कर आना पड़ेगा कि अगर आदमी कोई माफ़ी मांग लेता है ठीक है, और मिल बैठकर है इन चीज़ों को है ठीक करना होगा। देखिए, चमन कभी भी एक तरह के फूलों से नहीं खिलता है। अगर आप एक ही कलर के फूल रखेंगे तो उसे चमन है नहीं कहा जा सकता। चमन उसे कहते हैं जिसमें हर तरह के फूल होंगे तो वो गुलजार होता है। इसी तरह हरियाणा प्रदेश है, अलग अलग तरह की जो जातियां हैं वो मिलकर इस प्रदेश की संरचना को बनाती हैं। अगर आप इसमें से किसी को भी हटाएंगे तो इससे जाहिर तौर पर है वो हरियाणा है वो नहीं कहा जा सकता। और ये चल रहा है आज के दिन हरियाणा में, और सोशल मीडिया आज के दिन इसको बहुत बढ़ावा है वो दे रही है। देखिए, आपको याद होगा अगर खाप पंचायतें कहीं पर ये फैसला लेती हैं सोशल मीडिया बैन करने का या मोबाइल फ़ोन बैन करने का, तो उन्हें तालिबान है वो कह दिया जाता है। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जातीय जहर घोला जाता है, क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह के सोशल मीडिया की पाबंदी की क्या समय है वो नहीं आ पड़ा है, और लोगों में आपसी जो मानसिकता है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। सिंगर हैं, कुछ भी एक गाली दे रहे हैं, उस गाली को प्रचारित कौन कर रहा है? सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, जो एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जो मेरी और आपकी जेब में, हर किसी की जेब में है। और पंचायतें अगर इसको बैन लगाने की बात करती हैं एक उम्र तक तो हो हल्ला हो जाता है। कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इसे कहते हैं ये ह्यूमैनिटी की फ्रीडम के खिलाफ है, ये फ्रीडम, ये आज़ादी छीनने का प्रयास है। लेकिन इसके पीछे क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई समाज अपने आप को सुधारने के लिए अगर इस तरह का फैसला लेता है कि इस उम्र तक ये जो गैजेट्स हैं क्यों ना इन्हें हम अपने बच्चों से दूर रखा जाए, और अगर आप अपने अभिभावकों से पूछेंगे तो भी वो ये चीज़ कहेंगे कि हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा मन तो यही करता है कि हमारे बच्चे इन गैजेट्स से दूर रहें। जब वो बच्चा उन गैजेट्स पर आता है, उन चीज़ों को देखता है, तो उसे पता चलता है वो किस समाज से हैं और उसे गाली कौन समाज दे रहा है, तो उसके अंदर बचपन से ही वो दुर्भावना है वो पैदा हो जाती है, जो आगे चलकर है वो बहुत इस तरह का रूप है वो ले लेती है। सिंगर्स हैं वो गाली दे रहे हैं, अगर मान लीजिए सोशल मीडिया ना हो तो एक समारोह के अंदर कुछ हुआ है और उस पर मुकदमा दर्ज हो, वो वहीं पे नहीं बढ़ जाए, लेकिन वो चीज़ें बहुत बड़ा रूप ले रही है। गवर्नमेंट इसको लेकर क्या कर रही है? सोशल मीडिया पर पाबंदी को लेकर गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है आखिर क्या किया जाए। गवर्नमेंट की बहुत सारी अपनी मजबूरियां हैं कि उसे टैक्सेस चाहिए हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हो,
ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स की सेल हो, कंपनियां चाहती हैं। गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू से मतलब होता है, लेकिन गवर्नमेंट भी मानती है इस चीज़ को। आपको याद होगा पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में भी ये मुद्दा उठाया था कि एक उम्र तक जो सोशल साइट्स यूज कर रहे हैं जो युवा, ये बहुत खतरनाक है, वो होता जा रहा है। और सोशल मीडिया इस कदर लोगों में लड़ाई करवा रहा है। ये आपने देखा होगा, कभी किसी ने किसी के खिलाफ कोई बयान या कोई वीडियो डाल दी है और उस वीडियो के बाद बवाल हो रहा है। ये साहिल हत्याकांड में भी एक वजह ये निकलकर सामने आई थी, लेकिन इसको लेकर अब कोई कुछ कैसे करे। जाहिर तौर पर जो ये हरियाणा की 3 बड़ी समस्या हैं, इसमें से हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ी समस्या जो ये जातीय चीज है, जो केवल पहले शायद राजनीतिक हार जीत तक इसका इजाद किया गया था, लेकिन अब ये समाज को, हरियाणा की सोसाइटी को अंदर तक घोल रही है। इसका परिणाम आप देखिए, हरियाणा में बाहरी लोगों का पलायन है, बहुत ज़्यादा है, होता आ रहा है। आज आप बेशक से इसे नज़रअंदाज करें, लेकिन बाहरी लोगों का जो पलायन होता है ना, उसका मुंबई ने बहुत खामियाजा भुगता। आपने देखा होगा कि मुंबई किस कदर परेशान हुई थी। हम ये नहीं कहते पूरा देश एक है, लेकिन बाहरी पलायन आज के दिन हरियाणा के लिए चिंता की बात है। आपको याद होगा मानेसर में किस तरीके से उन कंपनियों को पुलिस ने बहुत गिरफ्तारियां की हैं, पेट्रोल बम से जलाने की साजिश थी, और पुलिस तंत्र तक एक रूप से, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इतने सारे जब बाहरी स्टेट के वो मजदूर थे, पुलिस असहाय हो जाती है। किस हद तक पुलिस व्यवस्था है आप कर पाएंगे। और ऊपर से इंटरनली खुद अगर आपके अंदर जातीय अगर कोई दुर्भावना अगर आती है या आपस में आपकी कोई रंजिश है, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी सोसाइटी है अलग थलग पड़ गई है। आज हरियाणा में देखिए वीसीज हैं वो बाहर के लाए जा रहे हैं, जितनी भी बड़ी नौकरियां हैं वो हरियाणा से बाहर लाई जा रही है, लेकिन फिर भी हरियाणा का जो आम व्यक्ति है वो खामोश है। वो खामोश क्यों है? क्योंकि वो एकजुट नहीं है। इसके लिए हरियाणा का जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसे अपने स्तर पर इन चीज़ों को कम से कम है ख़त्म करना होगा। अब इस पर सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत चर्चा हो रही है जब से संत रामपाल जी महाराज बाहर आए हैं। जैन तंवर हैं, उन्हें आपने संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में सुना होगा। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को ये कहा कि मैं दलित समाज से आता हूँ और उस समाज का प्रधान हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि दलित समाज का प्रधान तो मैं हूँ, आप उप प्रधानी से है वो काम चला लीजिए। देखिए एक संत की जो ये भाषा है ना, कितने लाजवाब तरीके से उन्होंने खुद को दलित समाज से है जोड़ लिया है। जब इस तरह की भावना अगर हम लोग सीखेंगे, अगर आएंगी, तो जाहिर तौर पर ये जातीय जहर, ये जातीय दुर्भावना है वो आखिर क्यों दूर है, नहीं हो सकती है। और जितना भी इसको पाटने का प्रयास किया है वो हमने और आपने, जो हमारे आपसे रिश्ते हैं वो इसके थ्रू इसको पाटने का प्रयास किया, लेकिन ये नाकाफ़ी है। जो 3 प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है हरियाणा के आज के दिन, हरियाणा की सोसाइटी के, वो ये हैं क्राइम, बेरोजगारी और जातीय दुर्भावना। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो जातीय दुर्भावना है, जिसको बढ़ावा कौन दे रहा है? जिसको बढ़ावा दे रही हैं सोशल मीडिया साइट्स, जिसको बहुत जल्दी है, अगर खाप पंचायत या सामाजिक संगठन इसको लेकर कोई आदेश पारित करते हैं तो उन्हें तालिबानी फरमान कह दिया जाता है। और गवर्नमेंट आखिरकार इसको लेकर नॉन सीरियस क्यों है? गवर्नमेंट को इसको लेकर है जरूर है वो चीज़ें करनी चाहिए। और देखिए बहुत सारे प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन होते हैं किसी भी सोसाइटी के, लेकिन अगर आप मेन प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन को अगर आप दूर कर देते तो बाकी सारी समस्याएं हैं वो बहुत आसानी से वो हल हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपने सबसे बड़ी दिक्कत को दूर कर लिया तो दूसरी दिक्कत आपको उसके सामने कुछ भी है वो नहीं लगेंगी। तो दोस्तों आज आप ये बताइए कि क्या जातीय दुर्भावना, जातीय द्वेष हरियाणा का सबसे बड़ा प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है या नहीं है, या आप क्राइम या बेरोजगारी को इनसे बड़ी दिक्कत मानते हैं? आप कमेंट के माध्यम से आप 90 डिग्री को जरूर बताइएगा। और आपको हमारे एक खास प्रोग्राम और ये जो हमने मुद्दा उठाया है इस पर भी जरूर अपनी टिप्पणी है, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उस पर रखिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और खुलकर है वो अपनी बात रखिए। और आप एक उस सिविल सोसाइटी के एक अहम नागरिक होने के नाते अपनी भूमिका है कमेंट में अपने विचार लिख के है आप बता सकते हैं। शुक्रिया।